भगवान हमेशा साथ है मेरे। जिसने चोरी करा था, तो ये है मेरी किस्मत गाइस। ऐसी किस्मत लेकर मैं पैदा हुई हूँ, कुछ गलत नहीं कराना। एक ऐसी इंसान हूँ जो अपने किस्मत के ऊपर हंसती हूँ, रोती नहीं हूँ। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका किस्मत बचपन से ही खराब होता है, और उनमें से एक इंसान मैं हूँ। अब आप कहोगे कि किस्मत खराब है फिर भी हंस रहे हो। भाई हंसू नहीं तो क्या करूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से ही मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है अपने लिए। इसलिए कुछ भी करने जाती हूँ, कुछ भी डिसीजन लेती हूँ, कोई भी चीज़ करती हूँ, इतने सारे रोड़े आते हैं मेरे लाइफ में, भाई पूछो मत। तो बचपन पे जब मेरी उम्र सिर्फ 7 दिन की थी, आई वॉज 7 डेज ओल्ड, तो मुझे जॉन्डिस हो गया। डॉक्टर के पास मुझे ले गए, तो डॉक्टर ने मेरी फैमिली को बताया कि उसको जॉन्डिस है। तो 7 दिन के बच्चे को जॉन्डिस हुआ है। अब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई। मुझे एडमिट किया गया शियालदा में, आईडी हॉस्पिटल बोल के एक हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ से मेरा जो कंडीशन था वो इतना क्रिटिकल था, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था ये तो गई ऊपर, ये जिंदा नहीं रहने वाली है। तो वो पहला अटेम्प्ट था। डॉक्टर ने कहा कि इसको बचाना मुश्किल है क्योंकि इसका जो जॉन्डिस है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। वहाँ पे मुझे रखा गया और 2 महीने तक मैं वहाँ पे अकेली पड़ी रही, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी को अलाउ नहीं करते थे, मेरी मम्मी को अलाउ नहीं किया गया था। तो 2 महीने तक मैं वहाँ पे पड़ी रही, कैसे भी करके ज़िंदा होकर वापस आ गई। इतनी वीक थी मैं कि 4-4.5 साल तक मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा वीकनेस इतना ज़्यादा था और मेरी हड्डियाँ इतनी थिन टाइप के थे। तो बचपन में भगवान ने एक बार बुलाया था कि आओ बेटा आओ, बट मैं गई नहीं। तो उसके बाद भगवान ने सोचा नहीं आई ना तू, तो अब नर्क में पड़ी पड़ी सड़ती रहे। तो जब मेरी एज 2.5 साल की हुई, हम लोग उस टाइम पे किराए के घर में रहते थे, तो वहाँ पे मुझे एक आंटी थी, वो कुछ उल्टा पुल्टा खिलाती थी, आटे का कुछ गोला वोला वगैरह खिलाती थी। तो उसकी वजह से मुझे डायरिया हो गया। अब डायरिया होने के बाद मुझे उल्टी होने लगी और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो उसके बाद मुझे फिर से उसी आईडी हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पे फिर से मैं 3 महीने तक रही। लेकिन पहला जो 1 हफ्ता था वो मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था। तो वहाँ पे जो हेड डॉक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा था ये तो गई। तो फिर से मेरी मम्मी रोना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी गई, लेकिन मैं गई नहीं। 3 महीना तक वहाँ पे मैं रही, फिर से जिंदा होकर वापस आ गए। तो भगवान ने दूसरा मौका दिया था मुझे कि आओ बेटा आओ, लेकिन मैं गई नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 5 साल का मेरा एज हुआ, तो उस टाइम पे मुझे फिर से जॉन्डिस हुआ। तो सेकंड टाइम जॉन्डिस की वजह से मेरे सर पे जो बाल है ये इतने पतले हैं। मैंने कभी उम्मीद ही नहीं, मेरी फैमिली में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे सर पे इतने अच्छे बाल रहेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में हर किसी का जो हेयर डेंसिटी है ना वो काफ़ी अच्छा है, और सबसे पतले बाल मेरे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे मतलब बीमारी से गुजरी हूँ बचपन में। तो डॉक्टर ने 2 बार कह दिया था कि ये तो ज़िंदा नहीं रहने वाली है, लेकिन कैसे भी करके मैं ज़िंदा हो गई। तो बचपन से ही आप कह सकते हो कि मैं लड़ाई कर रही हूँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन आज का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा अलग स्टोरी है। देखो आज का स्टोरी एक ऐसा स्टोरी है, आप सुनोगे तो ये आपके लिए भी एक सीख हो सकता है, अगर आपके लाइफ में भी ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे लाइफ में कुछ 17 लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन कुछ भी करते रहते हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो ये 2014 की बात है। 2013 में दिसंबर में मैंने सीएमए करा, 2013 दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया था, तो उसका रिजल्ट आया 2014 के फरवरी में। तो उस टाइम पे मैं एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी में जॉब करती थी। फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ पे मेरी सैलरी थी ओनली 4000। तो मुझे जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से लिया गया था। लेकिन बाद में क्या करा उन लोगों ने कि मतलब उनके घर का कोई सामान, किराने का कोई सामान वो भी लाओ, और वो जो मालिक मतलब जो ओनर था, प्रोप्राइटरशिप मतलब एक मालिकाना हो गया, तो जो ओनर था उनकी वाइफ काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनको कुछ कहीं पे जाना है, किसी बैंक में जाना है, फॉर्म वगैरह भरना है, तो मुझे बैग लेकर जाना पड़ता था। तो आई यूज्ड टू फील ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि मैं वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन करा है मैंने, और वो लोग मुझे अपने घर का जो प्राइवेट काम है वो सारे काम करवा रहे हैं, और मैं बहुत चुपचाप हुआ करती थी उन दिनों। तो लोग मुझे बोलते थे, मैं भी चली जाती थी। ऐसा करते करते मुझे लगा कि यार यहाँ पे जॉब करना सही नहीं होगा। उन लोगों का एक्चुअली एक सुजुकी का 2 व्हीलर का शोरूम ओपन होने वाला था, तो इसलिए वो लोग कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे। अब क्या होता है, ये जो कार के शोरूम होते हैं या फिर जितने सारे बड़े बड़े कंपनी, इनका ना खुद का एक सॉफ्टवेयर रहता है। अगर आप लोग जॉब करते हो तो पता होगा। तो उस सॉफ्टवेयर में ही आपको काम करना होता है। अब जब कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है किसी भी ब्रांड का, जैसे सुजुकी का हो गया, होंडा का हो गया, तो उनके एम्प्लॉयज़ को वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आपको इसी सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ेगा। और वो लोग पहले ओपन कर रहे थे, उसके पहले उनका कोई शोरूम वगैरह नहीं था, तो वो लोग एक सेटअप रेडी कर रहे थे कुछ एम्प्लॉयज़ को लेकर, और वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग भी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुमने इसमें ट्रेनिंग ले लिया सुजुकी के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे अकाउंट्स का जॉब करोगे, मतलब हमारे घर का PA1 करोगी। मैंने कहा बस हुआ भाई, मुझे नहीं करना है। अब उसके बाद मैं जब वहाँ पे जॉब कर रही थी 2014 के फरवरी में, उस टाइम पे मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी और मेरा रिजल्ट आया और मैंने क्लियर कर दिया था। दोस्त है मनीष जायसवाल बोल के, हु इज़ इन राजस्थान राइट नाउ, ही इज़ अ CA एंड अ CMA। तो वो
वहाँ पे जॉब करता है अभी, पहले वो कोलकाता में था, तो उसने मुझे कॉल करके कहा था कि तू पास हो गई, बिकॉज उसने पूरा मेरा पेपर छाप मारा था एकदम, तो इसलिए बोला मैं भी पास हो गया, तुम भी पास हो गए। कहा हाँ, मेरा पेपर देख के तुम छापे हो, तुम पास हो गए हो, ये तो तुम्हारी खुशी है। मैंने कहा हाँ, तू भी पास हो गई। तो अब इसके बाद शुरू होती है असली कहानी। 2013-14 में आप गूगल पे सर्च करके देखना, उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था। तो क्या होता है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे कैंपसिंग होता है, पर्टिकुलर कंपनीज आती है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अच्छा रिजल्ट करते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, वाइवा टेस्ट वगैरह होता है, रिटन एग्जाम होते हैं, 3-4 राउंड का एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर वहाँ से आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो मेरे इंस्टीट्यूट पे ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि रिसेशन चल रहा था तो कोई कंपनी आने के लिए तैयार ही नहीं था, और जितने सारे कंपनीज आ रहे थे वो सारे ही आईटी कंपनीज आ रहे थे, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में थे उस टाइम पे सिर्फ वेदांता आया था और कोई कंपनी नहीं आई थी। और वो आने में भी मतलब जो कैंपसिंग होता है नॉर्मली, अगर आप 2014 के फरवरी में क्लियर करते हो तो कैंपसिंग 6 महीने के अंदर हो जाता है। 2014 के जून तक कैंपसिंग होकर जो 13 का जो दिसंबर के जो बैच है वो वहाँ से कैंपसिंग में जॉब इंटरव्यू लेकर जॉब वॉब लेकर निकल जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई कंपनी आ नहीं रही थी तो हमारा कैंपसिंग भी रुका हुआ था। अब इस टाइम पे मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई, मेरे कुछ दोस्तों को कुछ मतलब अंदर से कुछ उनका कनेक्शन था तो उनको जॉब मिल गया, जो होता है ना बैकिंग वगैरह। तो मेरा तो कोई बैकिंग था नहीं, क्योंकि आई टोल्ड यू गाइस ऑलरेडी कि आई लॉस्ट माय फादर वेरी अर्ली। तो सारा जो मेरा जितना सारा काम वाम है सब मुझे अकेले ही करना पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं बहुत सारे कंसल्टेंसीज में मैंने बहुत सारे सीवी है उसको दिया। कोलकाता में मैं रैंडमली बहुत सारे जगह पे इंटरव्यूज़ दे रही थी। इमामी ग्रुप में मैंने इंटरव्यू दिया है, फिर ब्रिटानिया पे मैंने इंटरव्यू दिया है। अब इंटरव्यू में ये लोग क्या करते थे, मैं जितने सारे जगह पे मैंने इंटरव्यूज दिए थे सारे ही जगह पे शॉर्टलिस्ट कर लेते थे, फिर वो लोग अंदर से लोगों को ले लेते थे, मतलब कॉल ही नहीं आता था। कंसल्टेंसी से मैं पूछती थी क्या हुआ, वो लोग कहते थे हम देख रहे हैं ऐसा। तो मतलब वेटिंग लिस्ट में थी मैं, और एक फ्रस्ट्रेशन लेवल धीरे धीरे पीक हो रहा था। तो इस बीच वो जो कंपनी है जहाँ पे 4000 की मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे उस टाइम पे मैं कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि जब तक मुझे एक अच्छा जॉब नहीं मिलता मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। भाई 4000 पॉकेट मनी तो मिल रहा है, आप सोच सकते हो 2014 आज से लगभग 11 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं जॉब कर रही थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद मुझे कोई अच्छा जॉब मिल जाए। ये 2014 जून की बात है। उस टाइम पे मेरी मम्मी गई थी मेरी मामू के घर, क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रॉपर्टी विवाद हो रहे थे। मेरे जो फादर के जो बड़े जो भैया है, हमारा सारा जो ज़मीन वगैरह है उन्होंने एक्चुअल में सब ले लिया था इन द सेंस मेरे पापा के जितने सारे ज़मीन है, हम लोग शहर में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे वो जो होता है ना, जो डुप्लिसिटी होता है, तो उससे उन्होंने वो ज़मीन जायदाद सब हड़प करके रख लिया था, ज़बरदस्ती रखा हुआ था। तो मम्मी को जाना पड़ता था कि कुछ सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे प्रॉपर्टीज़ है हमारे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना हम लोग। और वो सारी चीज़ें मेरे पापा ने खरीदा हुआ था, तो आप सोच सकते हो मेरे पापा ने खरीदा और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती पास रख लिया, क्योंकि मेरे पापा जाते नहीं थे शहर से वहाँ पे देखने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो घर पे थी मैं और मेरी एल्डर सिस्टर। ऐसे ही 2014 के जून में मेरे मेल आईडी पे एक मेल आता है और वहाँ पे कहा जाता है कि रूपा पात्रो यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस कंपनी, तो आपको इस दिन इंस्टीट्यूट पे आना है। हमारे इंस्टीट्यूट पे कैंपसिंग उस टाइम पे शुरू हुआ और मेरे पास वही इन्फॉर्मेशन आया कि आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे 4 राउंड का टोटल इंटरव्यू होगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हो सो यू आर गोइंग टू बैंगलोर फॉर दिस जॉब। और उस कंपनी का उस टाइम पे फ्रेशर्स के लिए जो सैलरी थी दैट इज 3 लाख का वो लोग पैकेज दे रहे थे। तो आई वाज लाइक हाँ 3 लाख तो एक फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक कंपनी बहुत ही बड़ी एक कंपनी है। आई वाज रियली हैप्पी कि मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो पहला दिन है, अब ध्यान से सुनना आप लोग। जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे मैं इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, तो हमारा जो HR डिपार्टमेंट पे एक लड़की बैठती है, कहा कि हाँ आपका हमारा जो हॉल होता है इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे बैठे। तो पहले दिन में रिटन एग्जाम हम लोगों ने दिया। तो ये ना गैप करके नहीं होता है, ये मतलब 1 2 3 4 ऐसे 4 दिन आपको कट जाना पड़ेगा। मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में ही वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा उनके ऑफिस में ना, ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि हाँ आप कंपनी के लिए सूटेबल हो तो वो फिर आपको जॉब के लिए वहाँ पे ले लेंगे, ऐसा उनका कुछ सीन था। रिटन एग्जाम देने के बाद उन्होंने कहा कि आपको इवनिंग तक बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट में रात में भी क्लास होता है। जो CA में जो लोग करते हैं CS वगैरह, उनको पता है कि नाइट में भी इंस्टीट्यूट में क्लासेस होते हैं। जो लोग जॉब करते हैं ना, 4 बजे, अभी का सिस्टम मुझे पता नहीं, उस टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे के बाद भी क्लासेस होते थे, तो मतलब इंस्टीट्यूट रात तक खुला रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं घर पे वापस आ गई। अब हमारे इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच है वो हाजरा पे है, जो लोग अभी भी पढ़ाई करते हैं उनको पता है, और हेड ऑफिस है सदर स्ट्रीट। जो म्यूजियम है हमारे यहाँ पे कोलकाता में, जो नेशनल म्यूजियम है ना, जो सारे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, उस म्यूजियम के पास वाला एक गली है, सदर स्ट्रीट कहते हैं, वहाँ से आप जाओगे लेफ्ट साइड पे आपको इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस मिलेगा। और जहाँ पे क्लासेस होते हैं वो हाजरा में है। अभी और एक ब्रांच खुला है जो हावड़ा में खुला है। तो मैंने कहा ठीक है। अब इवनिंग के टाइम पे जब मैं घर पे वापस आ गई, रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास एक कॉल आता है उसी HR से कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपको कल के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके अगले दिन भी और एक इंटरव्यू था उसी सेम ही कंपनी का, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ज़्यादा कंपनीज नहीं आए थे। विप्रो आया था,
TCS आया था, वेदांत आया था। वेदांता ने तो वैसे जितने सारे एकदम टॉप में जिनके नंबर से उन्होंने वेदांत ने उनको सिलेक्ट कर लिया था। और सेकंड में हम लोग थे, से विप्रो आया था, TCS आया था, जेनपैक्ट से भी आया था, और ये वाला जो कंपनी है गोल्डमैन सैशेस इसका नाम है, तो ये वाला कंपनी भी आया था। गई सेकंड डे पे भी हमारा वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लिया गया। तो लेने के बाद उन्होंने हमको कहा कि आप लोग बैठिए, वेट करिए। तो हम लोग बैठे। टोटल 10 जन थे जो सिलेक्टेड हुए थे, उसमें मेरा भी नाम था। तो कहा था कि कल आपको आना है और आपके जितने सारे क्लास 10 टू CMA तक आप जितने सारे आपने पढ़ाई किया है, जितना ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, सब आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, वो लोग देखेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो अब हो गया मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ओरिजिनल सर्टिफिकेट? तो जो वहाँ पे HR थी उसने कहा हाँ सबका तो चला गया है। मैंने कहा मैम 10 का है, 12 का है, ग्रेजुएशन का है, लेकिन मेरे पास तो CMA का ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, दिसंबर 2013 का दिसंबर में आपने एग्जाम दिया है, 14 का जून आ गया है, अब तक तो सबके घर में पहुंच गया है, तो आपके घर में क्यों नहीं पहुंचा? मैंने कहा मुझे लगा था कि अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा तो आपने बड़ी नेग्लिजेंसी की। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात कह रहे हो आप। तो मैंने कहा कि इसके लिए टाइम कुछ एक्सटेंड कर सकते हो आप क्या? उन्होंने कहा नहीं टाइम तो एक्सटेंड नहीं करेंगे, कल दोपहर के 1 बजे तक ही आपको टाइम मिलेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हो तो अगला जो बंदा है उसी को ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो हो गया दिमाग खराब। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मैं इंस्टीट्यूट से निकली। अब जो हेड ऑफिस है सदर स्ट्रीट पे, वहाँ पे मैं गई दौड़ी। और उसके बीच मैंने मनीष को कॉल करा। मैंने कहा कि मनीष तेरा सर्टिफिकेट तुझे मिल गया? तो उसने कहा हाँ बहुत पहले मिल गया। मैंने कहा वो तूने मुझे नहीं बताया। तो उसने कहा मुझे लगा तुझे भी मिल गया है, सबके पास बाई पोस्ट चला गया है, तो तेरे पास क्यों नहीं गया? मैंने कहा नहीं मैंने ना इस बारे में ध्यान नहीं दिया, मैं तो वहाँ पे 4000 वाली जॉब कर रही थी, तो मुझे तो ध्यान में नहीं आया कि ये आएगा। तो उसने कहा मैटर क्या है? मुझे तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी क्या है कि सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। उसने कहा हाँ ये तो दिखाना ही पड़ता है सबको। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं दिखाती हूँ तो जॉब तो मेरे हाथ से चला जाएगा यार, 3 लाख का पैकेज है। तो उसने कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, हेड ऑफिस जाओ। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, ऑलरेडी घर पे मम्मी नहीं थी, मेरी सिस्टर उसकी फैक्ट्री में थी। अब मैं तो मतलब मेरा तो आंखों से टपक के निकल रहे थे कि यार क्या हो गया, ये फिर से एक पंगा मेरी लाइफ में। तो मैं दौड़ी गई सदर स्ट्रीट में। तो वहाँ पे जाकर मैंने उनसे कहा नहीं जाने दे रहे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, मैं तो रो पड़ी वहाँ पे जाकर कि सर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गार्ड है उसने बस ठीक है रो मत, जाओ अंदर जाओ। तो मैं गई, तो मैंने जाकर सारा चीज़ बताया उनको, कहा कि सर मेरा सर्टिफिकेट, तो उन्होंने कहा सबका सर्टिफिकेट भेज दिया, तुम अब तक कहाँ थी? मैंने कहा सर मुझे लगा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सुना है थोड़ा लेट आता है। उन्होंने कहा हाँ लेट आता है, लेकिन इतना लेट नहीं आएगा ना, तो तुमने एक बार यहाँ पे आकर सर्च भी नहीं करा कि मैटर क्या है? मैंने कहा ये मेरी गलती है सर। तो उन्होंने देख के कहा हाँ रूपा पात्रो तुम्हारे घर में तो भेज दिया गया है, बाई पोस्ट भेजा गया है, और हमारे पास जितना न्यूज़ है ये तो मतलब हमारे पास जो टोकन वगैरह है जिनका नहीं पहुँचता है वो रिटर्न आ जाता है, आपका रिटर्न भी नहीं आया, इसका मतलब आपका किसी ने लिया है। तो मैंने कहा मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट कौन लेगा? तो उन्होंने कहा हो सकता है, देखो आपके आस पड़ोस में लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि ये CMA का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये लोग गुम कर देते हैं, और मोहल्ले वाले गुम कर देते हैं अगर आप घर पे नहीं हो तो। मैंने कहा हो सकता है, इसको बिल्कुल हो सकता है, जाओ आपके पोस्ट ऑफिस में जाकर आप बोलो, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आपको फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर अगर ओरिजिनल नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आपको फिर जाकर पुलिस स्टेशन पे FIR करना पड़ेगा, FIR का कॉपी लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आपको डुप्लीकेट कॉपी देंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल वाला नहीं मिलेगा। अब सोच सकते हो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और एक डुप्लीकेट में कितना अंतर हो सकता है ना। जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे थे कि ये आपको मिल जाएगा, फाइनली जब वो आपके पास आने वाला है किसी ने उसको चोरी कर लिया। मतलब कैसे लोग होते हैं जो लोग इस तरीके की गंदी वाली हरकतें करते हैं, किसी की मेहनत की चीज़ है यार, किसी का पास वाला सर्टिफिकेट भी लोग चोरी कर लेते हैं। सोचो इतनी जलन है लोगों में। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मतलब किसी भी केस में अगले दिन तक तो मैं सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाती, और वहाँ पे अगर 10 जन को सिलेक्ट किया गया है तो उसके बाद भी और 5 जन को उन्होंने बैकलिस्ट में रखा है कि अगर 10 में से कोई जा नहीं पाएगा, कोई मना कर देगा, तो फिर बाकी लोगों में से ये लोग पिक कर लेंगे। तो मेरा तो हो गया दिमाग खराब। घर आने के बाद मैंने अपनी सिस्टर को बताया। यहाँ पे हम लोग गए पोस्ट ऑफिस में जाकर हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने एकदम मतलब पहले तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जैसे भी करके हम लोग अंदर गए। हम लोग कहा कि ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने क्यों किसी और को दिया है क्या? तो पहले तो पोस्ट मास्टर जो है और जो पोस्टमैन जो देता था उस टाइम पे, तो पोस्टमैन तो था नहीं, पोस्ट मास्टर ने तो धमकियां देना शुरू कर दिया। हाँ आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, बहुत ही तेज गले से दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने भी कहा देखो अगर हमें नहीं मिलता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो हम पोस्ट ऑफिस के ऊपर केस कर देंगे और हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग देखते हैं, आप लोग रुकिए देखते हैं, आप घर जाइए हम देखते हैं।
तो फिर उनको तो याद ही नहीं है ना, जिस पोस्ट मैंने दिया था वो तो ऑलरेडी घर चला गया था, तो उनको पता ही नहीं था। तो अगले दिन तक मुझे मिला ही नहीं। तो नेक्स्ट डे आया, सुबह उठ के मैं नहा धोकर इंस्टीट्यूट गई। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा कि आज 3-4 बजे तक आप लोग अगर देखते होता है तो आप लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मेरी सिस्टर को पोस्ट ऑफिस से कहा था कि अगले दिन आपको मिलेगा, तो अगले दिन देखते हैं कहाँ पे है, अगर यहाँ से मिसप्लेस नहीं हुआ है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, ये वो कहा। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मुझे मिला अगले दिन। मैं इंस्टीट्यूट गई, इंस्टीट्यूट जाकर मैंने एचआर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा, हाथ पैर जोड़ करके, प्लीज़ कुछ आप टाइम दे दीजिए, मेरी सिस्टर इसको लेकर आने वाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं आती है आप और अगले दिन का जो इंटरव्यू राउंड था वो आप पहले फिनिश करें, अगर आपकी सिस्टर नहीं आती है तो ये वाला जॉब किसी और को दे दिया जाएगा। तो आई सेड ओके। तो मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा नाम भी सिलेक्ट हो गया, मैं वहाँ पे बैठी रही। मेरी सिस्टर गई, सुबह एक बार गई थी पोस्ट ऑफिस पे सुबह जाने के बाद उन्होंने कहा अब तक हमें नहीं मिला है, हाँ जिसको हमने दिया है वो लौटा देगा। तो उस दिन दोपहर तक मेरी सिस्टर दोपहर में फिर से गई, फिर से उसको कहा कि अभी तक नहीं आया है। तो मेरी सिस्टर ने फिर से वहाँ पे बात करीब कुछ बोला। तो उस दिन मतलब अगले दिन जिस दिन मैं इंस्टीट्यूट पे बैठी 3 बजे तक मैंने टाइम मांगा था, बैठकर मैं वेट कर रही थी कि मेरा सर्टिफिकेट मेरी सिस्टर लेके आ जाएगी, क्योंकि मेरे घर से वो जो मेरे इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच ऑफिस है जहाँ पे हमारा क्लास होता है वो ऑटो में आप 35 to 40 मिनट्स में पहुँच जाओगे, टैक्सी में भी वही। तो मैं बैठी थी इस उम्मीद से कि मेरी सिस्टर लेकर आएगी, लेकिन उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट आया ही नहीं। जिसने चोरी करा था उस सर्टिफिकेट को, वो इवनिंग के 6:30-7 बजे वो जाकर उसने उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे दिया, और देकर वो कहती है मैंने तो सर्टिफिकेट को अच्छे से रखा था, मैंने तो इसका कुछ गलत नहीं करा ना, प्लीज़ इसका कुछ ये मत करना, इसका ज़्यादा बवाल ना हो। भाई तूने मेरा एक सर्टिफिकेट लेकर 6 महीने तक गुम कर दिया, इसलिए गुम कर दिया था क्योंकि ताकि मैं कहीं पर भी सर्टिफिकेट सबमिट ना कर पाऊँ, मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, वो मैं कहीं पर बता नहीं पाऊँ और मेरा जॉब मेरे हाथ से निकल जाए। तो इस मंशा से उसने ये वाला सब कुछ करा था। और मैंने किसी के घर में किसी को बोलते हुए सुना, मैंने कहा था कि सर्टिफिकेट तुम दे दो, तुमने क्यों सर्टिफिकेट रखा। तो ये किसी के घर में कोई चिल्लाकर बोल रहा था अपने घर वाले को, और अगले दिन वो वाला सर्टिफिकेट वो इवनिंग के 7 बजे चुपचाप जाकर उसने देकर आया। और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने अपने हेड ऑफिस पे जाकर सर्च नहीं करा, वहाँ से मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करा कि सर्टिफिकेट आया है कि या नहीं आया है। ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये है पोस्ट ऑफिस की, जो पोस्टमैन है वो कितना नालायक है आप सोच सकते हो। किसी का कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, लोगों का वोटर आई कार्ड वगैरह हो सकता है, पैन कार्ड वगैरह, कितने सारी चीज़ें आते हैं ना, बैंक का जो पासबुक है, बैंक का चेक है, कुछ भी बोल दो, पोस्ट ऑफिस से बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो कैसे कोई इंसान बिना सुने बिना जाने किसी के पूरी जिंदगी का एक मेहनत वाला सर्टिफिकेट दे देता है। तो उस बंदे ने क्या करा, वो पोस्ट ऑफिस गया था, पोस्ट ऑफिस जाकर उसने मेरा सर्टिफिकेट वहां से ले लिया। मतलब पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन ने कहा कि आप ये वाला जो नाम है ये आपके यहाँ का है क्या, तो उसने कहा हाँ ये तो मेरे घर के वहां पे ही रहता है। तो उसने कहा कि ठीक है आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। भाई दे दूंगा बोलकर अगर वो तू भूल भी जाता है, तो जिस दिन मैं घर पे बात कर रही थी, मैंने जिस दिन पोस्ट ऑफिस से जिस दिन ये सारी चीजें हुई, तो उस दिन सुबह जाकर ही देना चाहिए था ना। लेकिन उसने वेट करा इवनिंग तक ताकि मेरा जॉब मेरे हाथ से निकल जाए, और वो चुपचाप इवनिंग में जाकर सर्टिफिकेट देकर आता है। 3 बजे तक मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और वो वाला जॉब मेरे हाथ से निकल जाता है, और मेरा जॉब किसी और को दे दिया जाता है, और मैं खाली हाथ घर वापस आती हूँ। तो ये है मेरी किस्मत गाइस, ऐसी किस्मत लेकर मैं पैदा हुई हूँ। तो मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपके लाइफ में आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं होता है, भाई मेरे से सीखो, मेरे लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं हुआ है आज तक। तो कोई इंसान, आप सोच सकते हो कितना मतलब खतरनाक माइंड होता है ऐसे लोगों का, जो किसी और का सर्टिफिकेट गुम कर देता है। भाई अगर तूने गुम कर भी लिया, मुझे जॉब नहीं मिला वो अलग बात है, तो क्या इसका डुप्लीकेट मैं नहीं निकालती, मैं जाती थाने पे जाती, मैं पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट लीगल स्टेप भी लेती, क्यों ना लूँ। मेरा सर्टिफिकेट है, 100% राइट है, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दिया है। अगर तुम्हें एड्रेस ढूंढने में दिक्कत होती है तो तुम फ़ोन करो ना, पोस्टमैन फ़ोन करो, फ़ोन करके पूछो आपका घर कहाँ पे है। तुम लोग गवर्नमेंट सर्विस जॉब करते हो, लेकिन तुम लोगों में इतनी ये है, पोस्ट ऑफिस से निकलोगे नहीं, बाहर धूप में तुमको घूमना पड़ेगा, तुम्हारा सर दुखेगा एंड ऑल। भाई इवनिंग में आकर दे के जाओ। मेरे घर से मेरा जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है वो 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी ये लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। इनका मतलब पता नहीं इनका क्या दिमाग है, क्या सोच है। तो फिर उन लोगों ने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि ये बवाल बन सकता है, तो वो जो पोस्ट मास्टर है उसने उस पोस्टमैन को यहाँ से बदली कर दी। यहाँ से आधा घंटा दूरी पे और एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे उसको बदली कर दिया। बट मेरा जॉब तो गया ना मेरे हाथ से, मेरी मेहनत की कमाई, मेरा सर्टिफिकेट वो भी लोग चोरी करके लेके जा रहे थे, अगर सही समय पर हमने जाकर चिल्लम चिल्ली नहीं की होती। तो अगर आपका भी ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह आता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस,
प्लीज़ बी सेफ एंड केयरफुल। जिन्होंने लिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसे चोरी कर सकता है, और उसके दिल में मेरे लिए इतनी खुन्नस भरी हुई है, इतना जलन है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में मैं लाइफ में कुछ करूँ या फिर आगे बढ़ूँ। तो ऐसी चीज़ों का सामना मैंने अपने लाइफ में करा है, फिर भी मैं हंसती हूँ क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे रोना नहीं आता है, हंसी आती है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सारी प्रॉब्लम से जूझना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। दिस इज लाइफ। एंड मुझे पता चल गया ना कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, वो उसके दिल में मेरे बारे में क्या ही भरा है, इतना जहर घुला हुआ है उसके दिल में मेरे बारे में। शायद उसके घर का कोई इंसान कुछ कर नहीं पाया तो उसको लगा कि ये भी ना कर पाए। मैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो अरेंज कर ही लेती ना, मैं थाने पे जाती, मैं एफआईआर करती, वहाँ से टोकन लेती, फिर मैं इंस्टीट्यूट पे जाती, दिल्ली से फिर आता मेरा और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, लेकिन आता तो ना, वो रहता मेरे पास। सीएमए रूपा पात्रों को फिर कौन इग्नोर कर सकता है, पास आउट किया हुआ है भाई, मेरा मेंबरशिप नंबर है वहाँ पे। अब ऐसे ही करके हलवा है क्या ले लोगे? तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। मेरे लाइफ के बहुत सारे किस्से हैं, आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा ये किसके बारे में सुन रहे हैं, लाइक इतना कुछ हो सकता है। जी हाँ, अगर लोग आपसे चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लोग कितने गंदे होते हैं, एंड इन द एंड ये लोग ऐसे सिंपैथी गेम खेलेंगे, हमने कुछ नहीं करा, हम तो एकदम बहुत ही अच्छे हैं, हमसे गलती हो गई। भाई 6 महीने तक गलती कैसे हो सकती है? किसी और की चीज़ अगर अब तुम ले रहे हो ना, तो तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि उस चीज़ को तुम उस इंसान को सही वक्त पे दे दो। अगर तुम नहीं दे रहे हो, 6-7 महीना हो गया है, इसका मतलब तुम उसको गुम करने में लगे हुए थे ना। बट भगवान हमेशा साथ है मेरे, कितना भी लोग मेरे पीछे लग जाए, ऊपर वाला कहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारे साथ, वो अच्छा होगा। तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो आपको भी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए, बस अपनी पॉजिटिविटी को और अपनी चेहरे की हंसी को कभी गुम मत होने देना। आपके जो हेटर्स है ना, वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप लाइफ में बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ। आपको खत्म नहीं होना है, आपको बस लाइफ में आगे बढ़ना है। और ऐसे लोग जो जलते हैं ना, बस इनका जलन देखिए और मजा लीजिए, इसी का नाम लाइफ है। सो ये था और एक स्टोरी मेरे लाइफ के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।